राष्ट्रीय जल बराबरी हमारा एक तरुण भारत संघ का ही एक नेशनल लेवल नेटवर्क है, जो कि हर स्टेट में है। गोदावरी है और ये है, तो हम उनकी जो छोटी नदियां हैं उनको हम कैसे उठाएं और उनको हम रिजुवनेट करें। वो नदियां जो मर चुकी हैं उनको हम क्या जिंदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो पहले छोटी नदियों पे काम करेंगे, उनको रिजुवनेट करेंगे लोगों के साथ मिलकर, और फिर बड़ी नदियों को। तो राष्ट्रीय जल बराबरी एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क है हर तरीके के लोगों का, जो कि पानी के मुद्दे पर एक एक विचारधारा रखते हैं। पानी सबका साझा है, पानी किसी एक का नहीं है, और पानी का आप निजीकरण नहीं कर सकते, यानी पानी का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। इस देश में गरीब से गरीब व्यक्ति का भी साफ और स्वच्छ पानी पर अधिकार है और रहेगा और रहना चाहिए। मतलब अगर आपको साफ स्वच्छ पानी पीना है तो आप पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आप उसे खरीद कर ही पिए आप। और इसलिए हमारी सरकार को एक ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ही चाहिए कि जहां पर उसको साफ स्वच्छ पानी किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को मिल सके, और उसको वो किसानों के लिए भी हो, वो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी हो। ऐसा नहीं हो कि गांवों के पानी को आप ट्रांसपोर्ट कर कर बड़े बड़े शहर में ले जाएं, और शहर के लोग तो उसको बाथरूम में व्यर्थ कर रहे हो, लेकिन गांव में आदमी को खेत के लिए भी पानी नहीं, जो कि हो भी रहा है। मैं अगर देखिए, मैं अगर दिल्ली का एग्जांपल लूं, तो अभी दिल्ली वाले कहाँ का पानी पीते हैं? दिल्ली वाले अपना पानी नहीं पीते हैं। दिल्ली का पानी आता है हरियाणा से, दिल्ली का पानी आता है यूपी से, जयपुर में पानी आता है तो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर एक बीसलपुर डैम है जो कि टोंक में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टोंक में। आप मुझे बताइए कि जयपुर के क्या हक है कि वो टोंक डिस्ट्रिक्ट के लोगों का पानी पीते हैं? जस्ट इसलिए क्योंकि वो कैपिटल है और कैपिटल में लोग रह रहे हैं, कैपिटल में बड़े बड़े नेता रहते हैं, इसलिए वहां का पानी पियेंगे। और वो जो बीसलपुर डैम का पानी है वो आपके बाथरूमों में भी चल रहा है, और उससे गाड़ियां भी धुल रही हैं और उससे आपके फर्श भी धुलते हैं। लेकिन वही टोंक जिले का जो किसान है उसके खेत के लिए पानी नहीं है। तो ये जो डिवाइड है, ये जो कि ये नहीं हो, आपने प्रायोरिटी किसको दी? आपने प्रायोरिटी दी शहर को, क्योंकि वो, तो ये क्यों है ये डिवाइड, और ये डिवाइड कब तक रहेगा? और मैं आपको, आप लोगों को बहुत दावे से कह सकता हूँ, इस समय सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट्स हैं, आप स्टेट्स को भी अगर लें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जो डिस्प्यूट हैं वो सबसे ज्यादा पानी और नदी को लेकर है। आप इसका डेटा निकाल के देखिए। हमारा देश पिछले आजादी के 70 साल बाद भी, आप अंदाजा लगाइए, हम एक कृष्णा कावेरी का जो एक डिस्प्यूट था उसको नहीं सुलझा पाए हैं। आप ये देखिए कि तो ये देश क्या तैयार है, हमारी जुडिशियल सिस्टम तैयार है? हम इतने मुद्दे जो आने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट आपस में लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, लड़ने वाले नहीं है, लड़ रहे हैं कि पानी हम किसका पानी है। हम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने मिलकर एक सतलज यमुना लिंक बनाया था। सतलज इज अ रिवर एंड यमुना एक रिवर है, कि भाई हम पानी इसमें इन दोनों नदियों को जोड़ेंगे और ये पानी जो जहाँ पानी है वहां से सूखाग्रस्त इलाके में पानी लेकर आएंगे। वो सतलज यमुना लिंक बना, वो नदियां बनी, वो नहरें बनी, लेकिन आज तक उनमें पानी नहीं बहा है। क्यों नहीं बहा है? क्योंकि हर स्टेट कहता है कि मेरे पास पानी नहीं है। अब पहले था, जब ये प्रोजेक्ट बना था तब मैं दे देता, लेकिन अब पॉपुलेशन भी बढ़ी है मेरे स्टेट की, मेरी स्टेट की जरूरत बढ़ गई है, मैं पानी नहीं दे रहा। तो ये जो आप सोच रहे हो कि आप कहीं और का पानी पी लेंगे और देश की सारी नदियां जोड़ के वहां का पानी इधर आ जाएगा, वहां का पानी यहाँ चला जाएगा, ये संभव नहीं है। वो सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन जाएंगे, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब पानी की बारी आएगी उनमें पानी नहीं बहेगा, क्योंकि उतना पानी है ही नहीं। आज भले ही गंगा और जब कोसी में बाढ़ आती है बिहार में, तो हमें लगता है ये पानी बाढ़ में है ये, और इस पानी को हम कहीं भेज दें, वही बिहार भी कहेगा कि इस पानी को मैं बचाऊंगा लेकिन मैं किसी और को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ अकाल भी तो पड़ता है। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये डिस्प्यूट्स, वाटर डिस्प्यूट्स, इस समय जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है ना, अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मुझे लगता है ऐसे ही नेशनल वाटर ट्रिब्यूनल भी बनने की नौबत आएगी। और इतने विवाद होने वाले हैं, इतने विवाद होने वाले हैं कि हम उनको सुलझा नहीं पाएंगे। सबसे बड़े विवाद कि हम कौन अमीर है कि गरीब है, कि पानी किसको मिले, किसान को मिले कि उद्योग को मिले, शहर को मिले कि गांव को मिले, कौन डिसाइड करेगा इनको? पानी तो सबकी जरूरत है।
और ये कलेश सिर्फ देश के थोड़ी हैं, ये तो सिर्फ देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी हैं। हम बांग्लादेश से लड़ रहे हैं, हम भूटान से लड़ रहे हैं, हम नेपाल से लड़ रहे हैं, इधर हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं सिंध को लेकर। ये सारी लड़ाइयाँ कई बार तो लगता है चीन से लड़ रहे हैं, हम लगता है ये सारी जितने भी हम वो है, ये तो सब पानी के लिए हुए पड़े हैं। सब अपना पानी के सोर्स पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। चीन कभी अपने मानसरोवर उधर को नहीं दे उस पर रखना चाहता, क्योंकि उधर से उसकी ब्रह्मपुत्र और ये सब पानी का सोर्स उधर है, ग्लेशियर्स हैं उधर, वो अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। तो ऑल दीज आर पानी के डिस्प्यूट्स। पानी का मुद्दा कोई बहुत छोटा सा इतना नहीं है कि हमारे घर की टोटी में पानी आया कि नहीं पानी आया। ये पूरी दुनिया है वो पानी के मुद्दों से त्रस्त है। और एक स्टडी कहती है कि जो हमारा जो गंगा जमुना का जो ये रिवर बेसिन है, इंडस रिवर बेसिन है, जो 5 हॉटस्पॉट गए, वी आर वन ऑफ दोज हॉटस्पॉट्स, जो कि बहुत ज्यादा, जहां पर चांसेस हैं कि यहाँ पर इन पानी को लेकर सिविल वॉर्स होंगी, लड़ाइयां होंगी देशों के बीच में। और आपको पता है ये अभी आप बहुत बड़ी चीज अभी कुछ सुनते होंगे, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मुझे पता नहीं, जो जो अभी मुझे सुन रहे हैं शायद उनके लिए क्लाइमेट चेंज अभी उतना ही होता हो कि एसी का अपना रिमोट दबाया, वो 24 से 25 कर लिया या 25 से 18 पे कर लिया, वो आपके कमरे का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही क्लाइमेट चेंज सिर्फ उतना नहीं है। और क्लाइमेट चेंज वो भी नहीं है कि अपनी गाड़ी में आप क्लाइमेट, आपकी गाड़ी जो है क्लाइमेट कंट्रोल है कि नहीं है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा भुक्तभोगी इस समय भारत का किसान है। इस समय भारत का वो मछुआरा है जो कि नदी के किनारे है। आपको क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि अभी भी आपके घर के नल में सुबह जब आप नल घुमाते हैं तो पानी आ जाता है। मैं राजस्थान में पिछले 6 साल से जो अभी देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो 3 महीने हैं, ये जनरली मॉनसून सीजन होते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? जुलाई, अगस्त और सितंबर, दीज आर 3 मॉनसून सीजन। और हमारे यहाँ माना जाता है कि इन दौरान बारिश आती है। तो हमारे अभी राजस्थान में जो किसान, जब जून का महीना शुरू हो रहा होता है, 15 जून के आसपास तक हम अपने खेत तैयार करना शुरू कर देते हैं। खेत तैयार करना शुरू करते हैं और उसमें बीज डाल देता है। और पिछले 5 साल से जैसे ही वो बीज डालता है और वो बारिश के इंतजार में रहता है, पिछले 5 साल से जुलाई में बारिश ही नहीं हो रही। और उसकी फसल, और उसने जो बीज डाला है, उसने जो खेत तैयार किया, उसने जो हल चलाया, उसने उसको बीज डाला, फिर उसने उसको समतल किया, उस पर जितना भी खर्चा होता है वो सब उसका व्यर्थ चला जाता है, खराब हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है। लेकिन खाने के लिए कुछ तो चाहिए। वो फिर दोबारा कर्जा लेता है, फिर दोबारा बीज बोता है, फिर दोबारा खेत तैयार होगा, फिर दोबारा बीज बोएगा और फिर दोबारा उसको करेगा। तो उसने दोबारा बोआ। अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो बारिश हो जाएगी। अगर बारिश हो गई तो उसकी फसल हो गई। अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं है और अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी वो फसल भी बर्बाद, मतलब वो बीज भी खराब हो जाता है और वो बुरी तरह टूट गया। लेकिन अगर किसी एक किसान के पास अगर थोड़े बहुत साधन है और बारिश अगर नहीं हुई तो वो और कर्जा लेकर, कहीं से पानी खरीद कर, कहीं किसी किराए पर पानी लाकर उस फसल को बचाने की कोशिश करता है। और मुश्किल से वो अपनी फसल को अगर बचा भी पाता है। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ, मार्च, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में हमारे यहाँ कभी बारिश नहीं होती थी। ये हार्वेस्टिंग सीजन होते थे, यानी इस टाइम पर हमारे जितने भी गेहूं था, हमारा जो भी सरसों था, वो पक जाता था और उसको काटने का टाइम आ जाता है, उसको हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाता है। लेकिन अब पिछले 5 सालों में फरवरी, मार्च और अप्रैल में बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, यानी हेल स्टॉर्मिंग होती है। और उसका प्रभाव ये पड़ रहा है जो उनकी जो फसल एकदम तैयार खड़ी होती है कटने के बाद बाजार में जाने के लिए, उस पे ओले पड़ जाते हैं, वो फसल गिर जाती है, वो फसल मर जाती है। और या वो जो गेहूं के जो दाने होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, सरसों के जो दाने होते हैं वो टूट जाते हैं और वो ना खाने के लायक होते हैं, ना बाजार में जाने के लायक होते हैं। ये है क्लाइमेट चेंज, और ये है उस क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो कि मैं खुद अपने 6 साल से अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इस साल 5 मार्च को ओले पड़े थे, मुझे तारीख भी याद है।
और 21 अप्रैल को भारी बारिश हुई थी, ये भी याद है मुझे। क्योंकि हमारे जितने किसान जिन्होंने गेहूँ उगा के तैयार खड़े थे, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के गेहूँ बर्बाद। सो क्लाइमेट चेंज क्या है, उसका प्रभाव आप और मैं से ज़्यादा हमारे देश का वो गरीब किसान भुगत रहा है। और ये जो पानी के जो मैं कहता हूँ कि तालाब जो हैं, जो छोटे तालाब, चेक डैम, पोखर, एनीकट, जो भी हमारे आपने अपने गांव में भी तालाब देखे होंगे। अगर आपने अपने गांव में नहीं देखे तो आपके शहर में भी कोई बड़े बड़े तालाब जरूर होंगे। आप प्रण लीजिए कि उन तालाबों को मरने नहीं देना है। वो अगर शहर में भी हैं तो भी आप ये मानिए कि आपके नलों में जो पानी आता है वो उन्हीं के रिचार्ज होने से आता है। जो कि हमारा जो लैंड माफिया है, जिसको हम जो उसको ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, हर चीज के नाम पर उनको खत्म करने पर हम तो नहीं। हमारा और हमारे गांव के जो तालाब हैं उनको हमने अपना डस्टबिन बना दिया है, पता है? अपने घर के कोने में एक डस्टबिन होता है। अभी हमारे और आपके गांव में जो तालाब है, आप और मैंने मिलके उसको डस्टबिन बना दिया है। मेरे घर का जितना भी, बाथरूम का जितना भी सीवेज है, रसोई का जो भी गंदा पानी है, वो सब ने नालियां ऐसे बनाई है कि ड्रेन होते हुए उस तालाब में जाके गिरता है। पता है हमने क्या किया है? ये तालाब क्या है? ये तालाब मुख है हमारी धरती माँ का पानी पीने के लिए। उससे उसकी प्यास बुझती है हमारी धरती माँ की। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसा आपके उसमें ग्लूकोज, मतलब आप ग्लूकोन डी या कुछ ऐसा कुछ पीते हो, तो आप ग्लूकोज पी रहे हो और उसमें कोई गंदा जहर का इंजेक्शन लगा दे और आप उसको पिए। आप और मैं मिलके ये कर रहे हैं। जिस तालाब से धरती माँ के पेट में एक साफ स्वच्छ पानी जाना चाहिए था, उसमें आप सुएज दे रहे हैं। और आप अपने घर में फिल्टर लगा के इस बात से खुश हैं कि आपके घर में तो स्वच्छ पानी आ रहा है, लेकिन कितने दिन तक? आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पास की नदी को ढूंढिए, उस छोटी नदी को ढूंढिए जिसके आप बच्चे हैं, और उन तालाबों को ढूंढिए जिनसे वो नदी जिंदा रहती है, और कोशिश करिए कि उनको किसी तरीके से हम साफ स्वच्छ रख सकें। और अगर हमसे ये भी नहीं होता है तो अगर हमारे छोटे घरों में छोटे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों को सिखाएं कि पानी का सम्मान कैसे करना है। पानी को बचाना और रीयूज करना तो बाद में सिखाएंगे, उससे पहले ये बताएं कि पानी को रेस्पेक्ट करने की क्या जरूरत है। व्हाई डू वी नीड टू रेस्पेक्ट? रीयूज, रीट्रीट, रीसाइकिल, ये तो सब बाद में होगा, उससे पहले रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए। व्हाई डोंट वी रिस्पेक्ट वाटर? क्या कारण है? अपन बात सोचते हैं ना, क्या कारण है? हम नहीं रेस्पेक्ट करते, लेकिन उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको हम बाथरूम में भी धोने के काम में लेते हैं, या उसको हम अपना पोछा भी लगाते हैं तो हमें लगता है वो कुछ ऐसी चीज है। बल्कि मुझे लगता है उससे तो और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि एक ऐसी चीज जो आपकी भी प्यास बुझाती है, धरती की भी प्यास बुझाती है, और आपके घर की गंदगी भी साफ करती है। आप सोने को तो बैंक के लॉकर में रखते हैं, जिससे खा नहीं सकते समय पर, जिसे पी नहीं सकते। और जो भगवान ने जो ऊपर से आपको बैंक के लॉकर बना के दिए हैं, हमारी नदियां, हमारे तालाब, उन्हें हम बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, और हम उनके बारे में सोचते भी नहीं। सो ये मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर हम कर रहे हैं, लेकिन वही है कि हम ऐसा क्या करें, हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, ये बड़े सवाल है। तो हम अपने लेवल पर, जैसा मैंने पहले कहा, आप भी हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपके, और आप ये मान के चलिए कि आप, अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो कोई कहेगा कि मैं हैदराबाद से हूं, कोई तो फिर कोई कहेगा मैं अमरावती से हूं, तो कोई कहेगा कि मैं बैंगलोर से हूं। लेकिन आप ये भी देखिए, आप जहां से भी हैं, आप कहीं ना कहीं किसी नदी से जरूर होंगे। आपके आसपास जरूर कोई ना कोई नदी बहती होगी। आपके बिल्कुल घर के बगल में नहीं बह रही होगी, लेकिन मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आप किसी ना किसी नदी के बेसिन में ही हैं। आप किसी नदी के बच्चे ही हैं। हमें ये देखना होगा, इस ये
अभी इस बात को सुनने के बाद हम अपनी कुर्सी से जब उठें तो आप तलाशिए कि आप किस नदी के बेटे हैं और जाइए उस नदी की पास में, जरा देखिए उस नदी को कि कैसी है वो, और क्या ये वही नदी है जिसको हम अपनी माँ कहते हैं? माँ सिर्फ गोदावरी नहीं है, माँ सिर्फ गंगा नहीं है, माँ सिर्फ यमुना नहीं है। जिस माँ ने आपको पाला है, जिसके पानी से आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है और उस ग्राउंड वाटर से आपके घर में पानी आ रहा है, वो भी आपकी माँ है। जरा उसको भी देखिए, उसको गटर बनने से रोकिए, क्योंकि आपके घर के बाथरूम का फ्लश जब आप ऑन करते हैं, आपका पानी जो सुएज है वो उसी नदी में जाता है। मूसी नदी का नाम आपने सुना होगा। आप तलाश करिए कि उस मूसी नदी का इतिहास क्या होगा, कैसे वो निकली थी, कहाँ से वो शुरू हुई थी, कैसे बही थी। कोशिश करिए, अगर आपका लिटरेचर, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप ये देखिए कि आपको नदी में कमियां क्या रह गई। अगर आप पोएट हैं, अगर आप राइटर हैं, तो आप ये देखिए कि उस नदी पर क्या हमारी कोई लोक कथाएं हैं, क्या हमारे पुरखों ने उसके बारे में कुछ लिखा है कहीं। कभी कोई ऐसा विवरण मिले कि वो मूसी ऐसे बहती थी और वो ऐसे बलखाती थी और उसमें ये उसके आसपास इस तरह के गांव थे, वो जरा तलाशिए, उनको पढ़िए। और हम कोशिश करते हैं, अगर इंजीनियर हैं तो आज से 100 साल पुराने सैटेलाइट वो निकाल के लेके आइए और उनको देखिए कि पहले वो कैसी थी। और अगर आप गायक हैं, आप पोएट हैं, आप ये हैं, तो आप अपने गानों में तलाशिए कि वो 100 साल पहले कैसे थी। आप जो भी हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन जाके देखिए अपनी उस नदी को, उसके किनारे जरा बैठ के देखिए, बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। और उसका हाल वैसा किसी और ने नहीं किया है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आप ये क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसका हाल है उसकी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। आप मानिए कि ये मैंने किया है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं उस नदी के लिए। हर हफ्ते में कुछ कुछ कर सकते हैं, कैसे कुछ कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को साथ लेके जाइए और उन बच्चों को बताइए कि क्यों हमें अपनी नदियों का सम्मान करना चाहिए, और कैसे अगर वो नदी का स्वास्थ्य खराब है तो किस तरीके से वो नदी का पानी आप ही के अंडरग्राउंड में जा रहा है, और उसी अंडरग्राउंड एक्वीफर्ट से आपके घर का पानी भी उसी अंडरग्राउंड एक्वीफर्ट से आ रहा है। तो क्यों नदी का स्वास्थ्य खराब होने से आपका स्वास्थ्य खराब होगा। भले ही आप ये सोच रहे हो कि आपके घर में कैंट लगा हो, मतलब कोई भी आरओ सिस्टम लगा हो, और जब अमूमन अब सबके घर में आरओ सिस्टम लगा होता है, तो हमें लगता है कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, सबके घर में वाटर प्यूरिफायर है। तो जब आप अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, तो आपकी माताजी जो उधर जो नदी जिसको आप माँ कहते हो, उसके लिए प्यूरिफायर नहीं कर सकते क्या? कब तक प्यूरिफायर लगाएंगे आप? और सवाल ये उठता है, आप प्यूरिफायर लगा पा रहे हैं, लेकिन क्या उस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के पास इतना पैसा है कि वो प्यूरिफायर लगा पाएंगे? मैं कभी कभी, मुझे इतना मेरा दिल इतना दुखता है। हम जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं इसके जरिए, हो सकता है कभी हमने वो सुबह नहीं देखी हो जब आपको एक मटके पानी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। मैं यहाँ पास में मेरे एक बस्ती है, ट्रांसपोर्ट नगर उसका नाम है। मैं सुबह अगर वहां से गुजरता हूँ करीब 6 बजे या 7 बजे, तो वहां मैं देखता हूँ कि एक टैंकर आया खड़ा होता है, और उस टैंकर में करीब 50-60 महिलाएं उससे 50-60 महिलाएं उस पे अपना मटके लगाए लाइन में लगा के खड़ी रहती हैं और इंतजार करती हैं कि कब उनकी बारी आएगी, और उस एक एक मटके के पानी के लिए वो लड़ाई करती हैं। आप थोड़ा कभी कल्पना करिए कि अगर आपको रोज सुबह, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो रोज सुबह 6 बजे जैसे ही आप उठते हैं, आपको किसी आदमी से रोज लड़ाई करनी पड़े। आप किसी से रोज लड़ाई कर रहे हैं और एक मटके पानी के लिए। आप मुझे बताइए आपका पूरा दिन कैसा जाएगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि उन लोगों के जीवन पे क्या गुजरती है जो रोज एक एक मटके के पानी के लिए सुबह 6 बजे लड़ाई करनी पड़ती है। वो क्या क्या मानसिक विकार लेके अपने घर जाते होंगे, और क्या उन पे उसका प्रभाव पड़ता होगा। वो अपने बच्चों से कैसा व्यवहार करते होंगे, अपने समाज में कैसा व्यवहार उनका रहता होगा, और कैसे वो अपने जीवन में, वो उनके पूरे जीवन में वो जो काम करते होंगे, क्या उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा। ये भले ही आज आपको नहीं करना पड़ रहा हो, लेकिन हो सकता है आपको भी करना पड़ जाए। अगर हमारी नदियां सूख गई,
तो ये पानी ना कोई बना नहीं सकता है, अनफॉर्चुनेटली। वी कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट इट, वी कैन ओनली ration it, but we can't make it. The only one thing we can do it, that we can save it, we can conserve it, we can keep it pure. और वो हमें करना होगा। और वो जब तक हम अपनी, वो सिर्फ अपने घर में फिल्टर लगा के एक गिलास पानी शुद्ध पी लेने से नहीं होगा। वो जब तक हमारी नदियां शुद्ध नहीं होंगी तब तक नहीं होगा। नहीं तो आप कल्पना करिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर आपको रोजाना एक मटके पानी के लिए सुबह 6 बजे उठकर लड़ना पड़े और फिर आपको ऑफिस जाके काम करना पड़े, तो आप ऑफिस में कितना काम करेंगे और कैसे, क्या आपका किस तरीके से पूरा दिन जाएगा। तो इस देश में, हमारे ही देश में इस तरीके की स्थितियां भी हैं, और हम सब मिलकर कैसे अपनी नदियों को, छोटी छोटी नदियों को जिंदा कर सकते हैं, जिंदा नदियां जिंदा हो सकती हैं, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और वो मेरा भरोसा जो है, वो मैं जिन समाज के साथ में मिलकर काम कर रहा हूँ और वहाँ से जो सफलताएं आई हैं, वहाँ से जो छोटे छोटे तालाब बनाकर अब हम वो नदी, वो जगह जहाँ पर सिर्फ बारिश के बाद 1 महीना भी पानी नहीं रहता था, आज वहाँ पर 2-2, 3-3 और उन पे अब 6-6 महीना पानी रहने लगा है, उस विश्वास के आधार पर।